नमस्कार दोस्तों, प्लीज सब्सक्राइब ऑनलाइन स्टडी किंगडम चैनल एंड प्रेस ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन टू गेट न्यू वीडियो अपडेट्स। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी किंगडम चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें आपके साथ शेयर करना चाहेंगे। देखिए, जो हम ये सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है UPPCS ROAR 2020-21 के लिए। वैकेंसी जो है आने वाली थी नवंबर लास्ट तक, लेकिन वैकेंसी का पता चल रहा है कि जो सीटें हैं कुछ वो बढ़ कर के आएंगी, जिसकी वजह से जो है वैकेंसी लेट आ रही है। वैकेंसी आपको 20 दिसंबर और 30 दिसंबर के बीच में देखने को मिलेंगी। देखिए, थोड़ा टाइम लगे, लेकिन अगर सीटें ज़्यादा आए तो हम सभी के लिए बहुत अच्छी बात होगी। ठीक है, बात करते हैं तैयारी की। देखिए, जो प्रीलिम्स का सिलेबस है, सबसे पहले हम प्रीलिम्स का सिलेबस जानेंगे कि क्या क्या सिलेबस में है। देखिए, जो प्रीलिम्स का सिलेबस है इसमें जो है 140 नंबर जीएस का है और 60 नंबर जो है हिंदी में। ठीक है, हिंदी में बिल्कुल टू द पॉइंट बताए गए हैं कि किस में से कितने प्रश्न किस टॉपिक से आएंगे। जैसे कि विलोम दे रखा है 10 पॉइंट। ठीक है, यानी 10 क्वेश्चन होंगे। वाक्य और वर्तनी शुद्धि से 10 क्वेश्चन होंगे। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द यानी 10 क्वेश्चन यहाँ से होंगे। तत्सम तद्भव शब्द से 10 क्वेश्चन, विशेष और विशेषण से 10 क्वेश्चन होंगे, पर्यायवाची शब्द से 10 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, देखिए, जो हिंदी का टॉपिक है ये 6 टॉपिक हैं, इनको आप बहुत जल्दी कवर कर लेंगे। ठीक है, लेकिन मैं बात करूँ अगर एग्ज़ाम आप पॉइंट व्यू से, तो एग्ज़ाम आप के पॉइंट व्यू से आप देखेंगे कि इनमें आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतने ही आप जो है 60 में जो है 60 नंबर के पास आप पहुँचेंगे। ठीक है, जितनी प्रैक्टिस कर लेंगे 60 में आप उतना नंबर आप ग्रहण करेंगे। लेकिन बात आती है जीएस की। जीएस का जो सिलेबस है बहुत ही वास्ट है। ठीक है, और ख़ासकर हिस्ट्री और जियोग्राफी, खासकर हिस्ट्री जो है वो बहुत लंबा पार्ट है उसका, और उसमें भूलने की बहुत सारी जो है चीज़ें होती हैं, तो इसलिए सबसे पहले हिस्ट्री को कवर किया जाना चाहिए। ठीक है, जैसे सामान्य विज्ञान है, आप देख लीजिए सिलेबस, भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राजतंत्र, पॉलिटी है, इकोनॉमी है, आर्ट एंड कल्चर भी है, और भारतीय कृषि, वाणिज्य, व्यापार। ठीक है, जनसंख्या एवं पर्यावरण, नगरीकरण है, विश्व भूगोल, भूगोल, प्राकृतिक संसाधन, अधुनातन राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाक्रम, दैट इज करंट अफेयर्स हो जाएंगे आपकी। और आपके 4-6 क्वेश्चन आपको रीजनिंग के देखने को मिलेंगे। उत्तर प्रदेश यूपी के एग्ज़ाम है, UPPCS आयोग करवाता है, तो भाई UPPCS का अगर एग्ज़ाम है, यूपी में हो रहा है, तो UPPCS जो है आपको यूपी स्पेशल भी पढ़ना है। तो ये सारी चीज़ें जीएस में पढ़नी है। तो जीएस का जो सिलेबस है वो बहुत ज़्यादा वास्ट है। ठीक है, तो खासकर हिस्ट्री जो है आपको सबसे पहले कवर करनी चाहिए। अगर नंबर की बात की जाए तो साइंस से भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, क्योंकि साइंस से भी बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। तो साइंस का अगर हम लोग अगर लूसेंट अच्छे से कर लें, लूसेंट अगर अच्छे से कर लिया जाए तो आपके 80 से 90 से 95 जो है क्वेश्चन होंगे वो सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, और थोड़ा बहुत लास्ट में हम लोग NCERT के भी क्वेश्चंस देख लेंगे। ठीक है, तो अभी हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वीडियो वो है आपका एंशिएंट हिस्ट्री से। ठीक है, पहले हम हिस्ट्री को कवर करेंगे, उसके बाद फिर देखते हैं क्या कवर करना हम लोगों को। ठीक है, तो दोस्तों आप जो है अभी से स्टार्ट कर दीजिए पढ़ाई, क्योंकि एग्ज़ाम का जो नोटिफिकेशन आएगा और एग्ज़ाम डेट का जो है ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि UPPCS का जो कार्यशील जो प्रगति है कार्य बहुत ज़्यादा है, तेज़। ठीक है, हाँ, ट्रांसपेरेंसी में कुछ सवाल बहुत ज़्यादा उठ रहे हैं, जो कि आयोग को चाहिए भी कि आपने वो नंबर दिखाए हैं। नंबर नहीं दिखा रहा, मार्क्स ही नहीं पता चल रहा लोगों को कि किसके इतने नंबर हैं, कट ऑफ का कुछ पता ही नहीं चलता। ठीक है, तो ये सारी दिक्कतें हैं आयोग के साथ। लेकिन हाँ, एक चीज़ है कि जो आयोग है वो काफ़ी तेज़ी से कार्य अपना कर रहा है। ठीक है, तो उसको देखते हुए हम लोगों को अपनी जो तैयारी है वो बहुत जल्दी और बहुत अच्छे से करनी है, क्योंकि यूपी में कंपटीशन बीट करने वालों की कमी नहीं है। ठीक है, यूपी में बहुत सारे टैलेंट भरे हुए हैं, हमें उन लोगों से कंपटीशन करना है और एक सीट अपने लिए जो है ले लेनी है। ठीक है, क्योंकि आप समझ रहे हैं इलेक्शन आने वाले हैं, इलेक्शन के बाद वैकेंसी का क्या हाल हो क्या नहीं वो तो ऊपर ही वाले जाने। ठीक है, तो दोस्तों हमको अपनी स्टडी पे फोकस करके अच्छे से एग्ज़ाम को देना है और एग्ज़ाम को क्रैक कर लेना है। ठीक है, एक सीट के लिए हमको अच्छे से तैयारी करनी है। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले जो हम कवर करेंगे वो जीएस के पार्ट को, और जैसे ही नोटिफिकेशन आता है आयोग की तरफ से वैसे हम लोग जो है हिंदी को भी स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, दोस्तों
आज हम जो है एंशियंट हिस्ट्री का जो है यहाँ पर पहला लेक्चर देखेंगे। ठीक है, धीरे धीरे हम जीएस पार्ट को कवर करेंगे। तो पहला जो लेक्चर है वो एंशियंट हिस्ट्री का है। ठीक है, एंशियंट हिस्ट्री का पहला लेक्चर है। इसमें जो है हम देखते हैं, स्टार्ट करते हैं एंशियंट हिस्ट्री को। चलिए बात कर रहे हैं प्राचीन भारतीय इतिहास की। तो जो इतिहास की जानकारी है वो मुख्यतः जो है 4 स्रोतों से प्राप्त होती है। पहला आपका धर्म ग्रंथ हो गए, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण, साथ ही पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। ये जो 4 जो स्रोत दे रखे हैं, यहाँ से हमको मुख्यतः जो है भारतीय प्राचीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, बात करते हैं धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी की। तो भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है, यानी सबसे जो प्राचीन धर्म ग्रंथ है वो वेद है, जिसके संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। वेद वसुधैव कुटुंबकम का उपदेश देता है। भारतीय परंपरा वेदों को नित्य तथा अपौरुष मानती हैं। वेद 4 हैं, ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद, अथर्ववेद। इन 4 वेदों को क्या कहा जाता है? संहिता कहा जाता है। ठीक है, इसमें जो ऋग्वेद है ये सबसे पुराना वेद है। अब हम बात कर लेते हैं इन 4 वेदों के बारे में। ठीक है, चलिए बात करते हैं हम ऋग्वेद की। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को क्या कहा जाता है? ऋग्वेद कहा जाता है। ठीक है, इसमें 10 मंडल हैं। देखो ये जो फैक्ट होते हैं ना, इंपॉर्टेंट होते हैं। इसमें 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं और 10,462 ऋचाएँ हैं। ठीक है, इस वेद की ऋचाओं को पढ़ने वाले को क्या कहा जाता है? इस वेद के जो ऋषि होते हैं, ऋचाओं को जो पढ़ते हैं उनको कहा जाता है होत्री। ठीक है, इस वेद से आर्य की राजनीतिक प्रणाली एवं इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के 3रे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? तो ये जो है ऋग्वेद से। ठीक है, ऋग्वेद के 9वें मंडल में सोम देवता सोम का उल्लेख है। ठीक है, ये भी पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि ऋग्वेद का कौन सा मंडल सोम देवता को समर्पित है? तो ये है 9वां मंडल। इसके 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को क्या कहा जाता है? खेल कहा जाता है। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट है कि चातुर्षण्य समाज की कल्पना आदि का स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त के, जिसके अनुसार 4 वर्ण हैं। जिनके अनुसार कितने वर्ण हैं? 4 वर्ण हैं। कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। पुरुष ब्रह्म के क्रमशः मुख, भुजाओं, जंघाओं और चरणों से उत्पन्न हुए हैं। ठीक है, यानी अगर ब्राह्मण की बात की जाए तो मुख, क्षत्रिय भुजा, जंघों की बात की जाए जंघाओं की तो वैश्य, और चरणों की बात की जाए तो शूद्र। कहावत भी लोग कहते हैं, वैसे आजकल ये कुछ है नहीं। ठीक है, जो शूद्रों की जगह होती है वो पैरों में होती है। ठीक है, ये सारी कहावतें बहुत सारी, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। ये सब क्या है? समाज में सब कुरीतियाँ। ठीक है, देखिए अब नेक्स्ट पॉइंट है आपका, इसके 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को क्या कहा जाता है? खेल कहा जाती है। हम सब देख लिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें नोट। धर्म सूत्र 4 प्रमुख जातियों की स्थितियों, व्यवसायों, दायित्वों, कर्तव्यों तथा विशेषाधिकार में स्पष्ट विभेद है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका, वामनावतार के 3 पगों के आख्यान का प्राचीनतम जो स्रोत है वो क्या है? ऋग्वेद है। ये क्वेश्चन बन सकता है कि वामनावतार के 3 पगों के आख्यान का जो प्राचीनतम स्रोत है किस वेद में है? ऑप्शन देंगे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऋग्वेद। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। ठीक है, नोट पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है नोट ध्यान देने वाली कि प्राचीन इतिहास की साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। ठीक है, वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद किसका स्थान है? शतपथ ब्राह्मण का। ठीक है, अब हमने ऋग्वेद के बारे में देखा। अब महत्वपूर्ण फैक्ट को हम यजुर्वेद के बारे में देखते हैं। ठीक है, बात की जाए अगर यजुर्वेद की तो सस्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। इसके पाठकर्ता को क्या कहा जाता है? अध्वर्यु। ठीक है, क्या कहा जाता है? अध्वर्यु। ठीक है, क्वेश्चन ये बन सकता है जो
वेद जो पाठ करते हैं उनको क्या कहा जाता है? उनका कहा जाता है अध्वर्य। ठीक है, क्या कहा जाता है? अध्वर्य। यजुर्वेद में यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। तो यजुर्वेद में क्या मिलता है? यज्ञों के नियमों विधि विधानों का संकलन। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, यह एक ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद्य दोनों में है। तो क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि कौन सा ऐसा वेद है जिसमें गद्य और पद्य दोनों हैं? तो वो कौन सा वेद है? यह है आपका यजुर्वेद। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट वेद की, दैट इज सामवेद। शाम का शाब्दिक अर्थ है गान। शाम का शाब्दिक अर्थ क्या है? गान है। इस वेद में मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संकलन है। इसके पाठकर्ता को क्या कहा जाता है? उद्रात्री। ठीक है, सामवेद के जो पाठक होते हैं उसको क्या कहा जाता है? उद्रात्री। इसे भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। भारतीय संगीत का जनक किसे कहा जाता है? सामवेद को। नोट, यजुर्वेद तथा सामवेद में किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता है। ठीक है, यजुर्वेद तथा सामवेद में किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता है। बात करते हैं अब हम अथर्ववेद की। तो अथर्वा ऋषि द्वारा रचित इस वेद में कुल 731 मंत्र। नेक्स्ट पॉइंट आपका अथर्ववेद है। क्या है? अथर्ववेद। अथर्ववेद क्या है? अथर्वा ऋषि द्वारा रचित इस वेद में कुल 731 मंत्र तथा लगभग 6000 पद हैं। 6000 क्या है? पद हैं। गद्य और पद्य किसमें? दोनों मिलते हैं। दोनों के दोनों किसमें मिलते हैं? अभी हम पढ़ के आए हैं यजुर्वेद में। ठीक है, इसके कुछ मंत्र ऋग्वैदिक मंत्रों से भी प्राचीनतर हैं। मंत्र की बात की जा रही है, इसके जो मंत्र हैं कुछ वो ऋग्वैदिक में, जो ऋग्वेद में मंत्र दिए गए हैं उससे भी प्राचीन। लेकिन अगर बात की जाए सबसे पुराना वेद कौन सा है, तो ऋग्वेद है, ध्यान रखना। ठीक है, अथर्ववेद कन्याओं के जन्म की निंदा करता है। क्वेश्चन ऐसा बनेगा, कौन सा ऐसा वेद है जो कन्याओं के जन्म की निंदा करता है? करेक्ट आंसर इज अथर्ववेद। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, ऐतिहासिक दृष्टि से अथर्ववेद का महत्व इस बात में है कि इसमें सामान्य मनुष्यों के विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। तो ये पॉइंट है कि इसमें सामान्य मनुष्य के जो विचार तथा अंधविश्वासों का जो विवरण मिलता है अथर्ववेद में मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, पृथ्वी सूतक अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूतक माना जाता है। अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूतक किसको माना जाता है? पृथ्वी सूतक। ठीक है, इसमें मानव जीवन के सभी पक्षों दैट गृह निर्माण, कृषि की उन्नति, व्यापारिक मार्गों का गहन दैट इज खोज, रोग विवरण, समन्वय, विवाह तथा प्रणय गीतों, राजभक्ति, राजा का चुनाव, बहुत से वनस्पतियों औषधियों, शाप, वशीकरण, प्रायश्चित, मातृभूमि महात्म्य आदि का विवरण दिया गया है। कुछ मंत्रों में जादू टोने का भी वर्णन मिलता है। जादू टोना की जो बात की जाती है किस वेद में कही जाती है? अथर्ववेद में। नेक्स्ट पॉइंट है कि अथर्ववेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है। ठीक है, परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है कौन से वेद में? अथर्ववेद में, तथा कुरु देश की समृद्धि का अच्छा चित्रण मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, इसमें सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो जो अथर्ववेद है इसमें जो है सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। नोट, सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है एवं सबसे बाद का जो वेद है वो आपका अथर्ववेद है। ठीक है, तो 4 वेद हमने कौन कौन से दे दे? यजुर्वेद, सबसे पुराना वेद क्या है? ऋग्वेद, फिर यजुर्वेद, फिर सामवेद, फिर आपका अथर्ववेद। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आपका है, वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना की गई है। तो वेदांग क्या है? वेदांग क्या है? वेदों को भली भांति समझने के लिए वेदांगों की रचना की गई है। ठीक है, ये जो वेद हैं उन वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 तरह के वेदांगों की रचना की गई। कौन कौन से हैं? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना है कि जो 6 वेदांग वो कौन कौन से हैं। देखिए, शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त और छंद, 6 तरह के वेदांग हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना है। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों में मिलता है। इसकी रचयिता लोमहर्ष अथवा इनके पुत्र उग्रश्रवा जो है माने जाते हैं। ठीक है, इन पुराणों के जो रचयिता हैं वो कौन है?
लोमहर्ष अथवा इनके पुत्र उग्रश्रवा, इनकी जो संख्या है वो 18 है। यानी पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है, जिनमें से केवल जो 5 हैं दैट मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण एवं भागवत में ही राजाओं की वंशावली पाई जाती है। ठीक है, यानी पुराणों की जो संख्या है वो 18 है, जिसमें से केवल 5 में ही वंशावली यानी राजाओं की जो वंशावली पाई जाती है केवल 5 में। कौन कौन से हैं? मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण एवं भागवत। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट है आपका नोट कि पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक है। ठीक है, यानी जो आपका पुराणों की संख्या कितनी है? 18। कितनी है पुराणों की संख्या? 18 है, और जिसमें से 5 ये इंपॉर्टेंट है, मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण और भागवत, इनमें ही जो है राजाओं की वंशावली पाई जाती है। अब अगर आपको ऑप्शन में दे दिया जाए कि जो पुराणों की संख्या है उनमें से किसमें वंशावली नहीं पाई जाती है, अब मत्स्य भी दे दे, वायु दे दे, विष्णु दे दे, ब्राह्मण विष्णु दे दे, 3 ऑप्शन दे दिया, एक ऑप्शन जो है वो इन दोनों से अलग दे दे। अब बता दें आपको उसको एलिमिनेट करना होगा। ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चन बन सकते हैं। और नोट क्या है कि पुराणों में मत्स्य पुराण जो है वो सबसे पुराना और प्रमाणिक है। नेक्स्ट पॉइंट, अधिकतर जो पुराण हैं वो संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं। स्त्रियां तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी वे भी पुराण सुन सकते थे। यानी स्त्रियां और शूद्रों को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, वे भी पुराण क्या है? सुन सकते थे, लेकिन पढ़ नहीं सकते थे। पुराणों में पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे। यानी पुराणों में जो पाठ था वो पुजारी जो है मंदिरों में किया करते थे पुराणों का पाठ। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति मैत्रेयनी संहिता से प्राप्त होती है। किस संहिता से? मैत्रेयनी संहिता से, जिसमें जुआ, शराब की भांति स्त्री को पुरुष का तीसरा मुख्य दोष बताया गया है। ठीक है, बहुत पुरानी बातें हैं। ठीक है, शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष का अर्धांगिनी जो है वो कहा गया है। ठीक है, लोग आजकल बोलते हैं हमारी अर्धांगिनी है, तो ये बात किसमें कही गई है? शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष का अर्धांगिनी कहा गया है। किसमें? शतपथ ब्राह्मण में। इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक जो है वो क्या है? मनुस्मृति। क्या है? मनुस्मृति। ठीक है, यह शुंग काल का मानक ग्रंथ है। किस काल का है? शुंग काल का। नारद स्मृति गुप्त युग के विषय में जानकारी प्रदान करता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि जातक में बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानी वर्णित है। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कथा वस्तु है, जिसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र अनेक कथाओं के साथ वर्णित है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? आगम कहा जाता है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र से ज्ञात होता है। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र क्या है? भगवती सूत्र में महावीर की जीवन कृत्य तथा अन्य समकालिकों के अन्य के साथ जो है उनकी संबंध का विवरण मिलता है। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त इनका अन्य नाम है। तो अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य हैं। ठीक है, यह 15 अधिकरणों एवं 180 प्रकरणों में विभाजित है। इसमें जो इंपॉर्टेंट बात यह है कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? चाणक्य है। ठीक है, जिन्हें कौटिल्य या विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये जो पॉइंट है कि ये जो है इसमें मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम जो प्रयास किया था वो कल्हड़ के द्वारा किया गया था। ठीक है, कल्हड़ द्वारा रचित पुस्तक क्या है जो फेमस है? वो राजतरंगिणी, जिसका संबंध कश्मीर के इतिहास से है। ठीक है, तो इसमें याद रखना है कि कल्हड़ द्वारा जो रचित है पुस्तक है वो राजतरंगिणी, और राज जो तरंगिणी है उसका जो संबंध है यानी जो किस बेस पे वो रचना की गई है तो जम्मू कश्मीर वो कश्मीर के इतिहास से संबंधित है। ठीक है, अरबों को जो है सिंध विजय का वृतांत चचनामा किसके द्वारा है लिखी गई है? अली अहमद। ठीक है, तो अरबों को सिंध विजय का वृतांत चचनामा में सुरक्षित है। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट है कि अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? पाणिनि है, और ये संस्कृत भाषा व्याकरण की पहली पुस्तक है। तो ये भी बन सकता है क्वेश्चन कि संस्कृत भाषा व्याकरण की पहली पुस्तक कौन सी है? अष्टाध्यायी है, जिसके लेखक पाणिनि है।
इससे मौर्य के पहले का इतिहास, इससे क्या है, लेकिन जो राज तरंगणी कल्याण है वो क्या था, अभी हम पढ़ के आए हैं कि राज तरंगणी जो कल्याण है इसका संबंध कश्मीर के इतिहास से है, और ये मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी जो प्राप्त होती है वो स्थान के जो लेखक हैं चाणक्य इनके द्वारा, ठीक है। और अष्टाध्यायी के लेखक कौन है, पाणिनि है, जिसमें कहा गया है कि मौर्य के पहले का इतिहास तथा मौर्य युगीन राजनीतिक अवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। अष्टाध्यायी संस्कृत भाषा की व्याकरण का पहली पुस्तक है जो कि पाणिनि द्वारा लिखी गई है। अब हम बात करते हैं विदेशी यात्रियों से मिलने वाली प्रमुख जानकारी, जिसके बिहाफ पर हम कहते हैं कि प्राचीन इतिहास की जानकारी मिलती है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं यहाँ के पॉइंट के। ए पॉइंट इसमें यह है कि यूनानी रोमन लेखक, ठीक है। इसमें पहली बात कहा गई है टेशियस। तो टेशियस की अगर बात करें तो यह ईरान का राजवैद्य था। भारत के संबंध में इसका विवरण आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण होने के कारण जो है अविश्वसनीय है। हेरोडोटस, इसे इतिहास का पिता कहा जाता है। इतिहास का पिता किसको कहा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, हेरोडेटस को। इसने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका, यानी हिस्टोरिका के लेखक कौन हैं, हेरोडोटस, ठीक है। हिस्टोरिका में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व की भारत फारस की संबंध का वर्णन किया है, परंतु इसका विवरण भी अनुश्रुतियों एवं अफवाहों पर आधारित है। तीसरा पॉइंट, सिकंदर के साथ आने वाले लेखकों में निरियाक्स, अनेसिक्रस्ट तथा अमिस्टोबुलस की विवरण अधिक प्रमाणिक एवं विश्वसनीय है, ठीक है। चौथा पॉइंट क्या है, मेगास्थनीज। तो यह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबारों में आया था। इसने अपनी पुस्तक इंडिका, यानी इंडिका के लेखक कौन, मेगास्थनीज, मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति के विषय में लिखा हुआ है। पांचवा जो पॉइंट है वो है आपका डाइमैक्स। क्या है, डाइमैक्स। तो यह सीरियन नरेश आंतियोकस का राजदूत था जो बिंदुसार के दरबार में आया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये सब। इसका विवरण भी मौर्य युग से संबंधित है। छठा जो पॉइंट है वो है डायनुसियस का। किसका है, डायोनिसियस। यह मिस्र नरेश टालमी फिलेडेल्फस का राजदूत था जो अशोक के दरबार में आया था, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बात है कि किसके दरबार में था, ठीक है। तो अशोक के दरबार में आया था। बिंदुसार के राज दरबार में कौन आया था, डाइमैक्स। डायनुसियस किसके दरबार में, अशोक के, ठीक है। टालमी की बात की जाए तो इसने 2री शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी थी। बात करें अगर हम प्लिनी की तो इसने प्रथम शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक जो है लिखी। इसमें भारतीय पशुओं, पेड़ पौधों, खनिज पदार्थों आदि के बारे में जो है वो विवरण मिलता है, ठीक है। बात करें अगर हम 9 पॉइंट जो कि पेरीप्लरा ऑफ द इरिथ्रियन सी, ठीक है। क्या है, पेरीप्लरा ऑफ द इरिथ्रियन सी। इस पुस्तक के लेखक के बारे में जानकारी नहीं है। यह लेखक करीब 80 ईस्वी में हिंद महासागर की यात्रा पर आया था। इसने उस समय के भारत के बंदरगाहों तथा व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जो है जानकारी दी है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, अभी हमने देखा यूनानी लेखक, अब बात कर लेते हैं चीनी लेखकों की। क्या है, चीनी लेखक कौन, फाहियान। यह एक चीनी यात्री गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। इसने अपने विवरण में मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति के बारे में जो है वर्णन किया। इसने मध्य प्रदेश की जनता को सुखी एवं समृद्ध बताया। ये 14 वर्षों तक भारत में रहा। अब बात करते हैं संयुगन की, ठीक है। ये संयुगन क्या है, एक चीनी लेखक है। ये 518 ईस्वी में भारत आया था। इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्राप्तियाँ एकत्रित की। ह्वेनसांग की बात की, बहुत फेमस है ये ह्वेनसांग। ये हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। ह्वेनसांग 629 ईस्वी में चीन से भारत के लिए प्रस्थान किया और लगभग 1 वर्ष की यात्रा के बाद सर्वप्रथम वो भारतीय राज्य कपिशा पहुंचा। भारत में 15 वर्षों तक ठहरकर 645 ईस्वी में चीन लौट गया। वो बिहार में नालंदा जिला स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने तथा भारत से बौद्ध ग्रंथों को एकत्र कर ले जाने के लिए आया था। इसका भ्रमण वृत्तांत शिव के नाम से प्रसिद्ध है, जिसमें 138 देशों का विवरण मिलता है। इसने हर्षकालीन समाज, धर्म तथा राजनीति के बारे में जो है वर्णन किया है। इसके अनुसार सिंध का राजा शूद्र था, ठीक है। ह्वेनसांग ने बुद्ध की प्रतिमा के साथ साथ सूर्य और शिव की प्रतिमाओं का भी पूजन किया था। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि बुद्ध की प्रतिमा के साथ साथ किसकी पूजा की थी। ऑप्शन में अगर दे दें सूर्य और शिव तो क्वेश्चन बिल्कुल आंसर उसका सही हो जाएगा, ठीक है। नोट क्या है, ह्वेनसांग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य शीलभद्र थे। यह विश्वविद्यालय बौद्ध दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। अब बात करते हैं चौथे पॉइंट की, चौथे लेखक की। ये थे इत्सिंग
तो ये 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आए थे। इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अपने समय के भारत का वर्णन किया है। अब हम बात कर लेते हैं अरबी लेखक के बारे में। तो अरबी लेखक अल-बरूनी क्या था? एक अरबी लेखक था। ये महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। ये क्वेश्चन बनता है कि महमूद गजनवी के साथ कौन सा लेखक भारत आया था? तो ये था अल-बरूनी। ठीक है। अरबी में लिखी गई उसकी कृति, यानी जो इसकी कृति थी ये अरबी में लिखी गई थी। किताब उल हिंद या तहकीक ए हिंद आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। तो किताब उल हिंद या तहकीक ए हिंद किसके द्वारा लिखी गई है? अल-बरूनी के द्वारा। ठीक है। कौन सी भाषा में? अरबी में। यह एक विस्तृत ग्रंथ है जो धर्म और दर्शन, त्योहारों, खगोल विज्ञान, कीमिया, रीति रिवाजों तथा प्रथाओं, सामाजिक जीवन, भार तौल तथा मापन विधियों, मूर्ति कला, कानून, मापतंत्र विज्ञान आदि विषयों के आधार पर 80 अध्यायों में विभाजित है। इसमें राजपूतकालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज, राजनीति आदि के पर जो है वो सुंदर प्रकाश डाला है। बात करते हैं दूसरे लेखक की। तो जो दूसरे लेखक हैं इब्न बतूता भी क्या है? अरबी लेखक हैं। इसके द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया उसका वृत्तांत जिसे रिहला कहा जाता है। रिहला किसके द्वारा लिखा गया? इब्न बतूता के द्वारा। 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन के विषय में बहुत ही प्रचुर सबसे रोचक जानकारियाँ देता है। 1333 ईस्वी में दिल्ली पहुँचने पर इसकी विद्वता से प्रभावित होकर सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी या न्यायाधीश नियुक्त किया था। तो इंपॉर्टेंट बात है कि किसने इब्न बतूता को दिल्ली का काजी या न्यायाधीश नियुक्त किया था उसके दिल्ली पहुंचने पर? तो ये थी सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक। चौथे जो अन्य लेखक के बारे में बात करता है तो इसमें जो पॉइंट दिए हैं इसको देख लेते हैं। तारानाथ। ठीक है। तारानाथ ये एक तिब्बती लेखक था। इसने कंगयूर नामक ग्रंथ की रचना की। इनसे भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी भी मिलती है। मार्को पोलो की अगर बात की जाए तो ये 13वीं शताब्दी के अंत में पांड्य देश की यात्रा पर आया था। इसका विवरण पांड्य इतिहास के अध्यापन के लिए उपयोगी है। अब हम बात कर रहे हैं पुरातन संबंधी साक्ष्य से मिलने वाली जानकारी के इतिहास के आधार पर। ठीक है। तो 1400 ईसा पूर्व की अभिलेख बोगाज कोई, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बोगाज कोई से वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र और नाशत अश्विनी कुमार की नाम की जो है वो मिलते हैं। मध्य भारत में भगवान धर्म विकसित होने का प्रमाण जो है यमन राजदूत होलियोडोरस के वेश नगर दैट इज विदिशा गरुड़ स्तंभ लेख से प्राप्त होता है। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र हाथी गुम्फा अभिलेख में है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि सर्वप्रथम दुर्भिक्ष का जानकारी देने वाला अभिलेख शाहगौरा अभिलेख है। इस अभिलेख में संकट काल में उपयोग हेतु खाद्यान्न सुरक्षित रखने का भी उल्लेख है। चौथा पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है कि सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हूण आक्रमण की जानकारी कौन से स्तंभ से मिलती है? भीतरी स्तंभ लेख से प्राप्त होती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य कहाँ से मिलता है? ये देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये सब कौन से साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? ठीक है। तो ये है एरण अभिलेख। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है सातवाहन राजाओं का पूरा इतिहास उनके अभिलेखों के आधार पर लिखा गया है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होती है। कश्मीरी नवपाषाण पुरास्थल, बुर्ज होम सिगरतावास, गड्ढाघर का साक्ष्यमाल मिला है। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थीं। ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। नेक्स्ट पॉइंट है कि प्राचीनतम सिक्कों का हाथ सिक्के कहा जाता है। इसी को साहित्य में कासार्पण क्या है? कासार्पण कहा गया है। तो कासार्पण किसको कहा गया है? प्राचीनतम सिक्कों को हाथ सिक्के कहा जाता है। इसके जो साहित्य में है उसको जो है कासार्पण कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि समुद्रगुप्त की बीड़ा बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्के से उसकी संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है। तो समुद्रगुप्त की जो संगीत प्रेमी होने का जो प्रमाण मिलता है वो मिलता है बीड़ा बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्के से। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है अरिकमेंडू दैट इज पुदुचेरी के निकट जो है से रेमन के सिक्के जो है वो प्राप्त हुए हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है नोट है कि सबसे पहले भारत के संबंध में बर्मा, ठीक है, स्वर्ण भूमि वर्तमान में जो कि म्यांमार नाम है, मलाया स्वर्णद्वीप, कंबोडिया दैट इज कंबोज और जावा यो द्वीप से स्थापित हुए हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि उत्तर भारत के मंदिरों की कला की शैली नागर शैली, यानी उत्तर भारत की जो मंदिरों की जो कला शैली है कौन सी शैली है? नागर शैली। ठीक है। दक्षिण भारत के मंदिरों की कला जो है वो द्रविड़ शैली कहलाती है। ये दोनों पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है। यानी उत्तर है नागर शैली और दक्षिण में बने मंदिरों की शैली जो है वो द्रविड़ शैली कहलाती है। ठीक।
ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। दक्षिणापथ के मंदिरों के निर्माण में नागर और द्रविड़ दोनों शैलियों का प्रभाव पड़ा। ये दक्षिणा देखिए, जो उत्तर भारत है नागर, दक्षिण भारत मंदिरों द्रविड़, लेकिन दक्षिणापथ के मंदिरों में निर्माण में नागर और द्रविड़ दोनों शैलियों का जो है प्रभाव पड़ा है। अतः यह जो है वेसर शैली कहलाती है। कौन सी शैली? वेसर। ठीक है, ये जो दोनों हों उनको क्या कहेगा? वेसर शैली। नेक्स्ट पॉइंट है आपका पंचायतन। तो पंचायतन शब्द मंदिर रचना शैली से संबंधित है। पंचायतन जो शब्द है वो मंदिर रचना शैली से संबंधित है। एक हिंदू मंदिर पंचायतन शैली कहलाता है कब? जब मुख्य मंदिर 4 सहायक मंदिरों से क्या हो? घिरा हो। पंचायतन मंदिर के उदाहरण है जैसे कि आपका कंदरिया महादेव मंदिर जो कि खजुराहो, ब्रहेश्वर मंदिर जो कि भुवनेश्वर, लक्ष्मण मंदिर खजुराहो, लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर, दशावतार मंदिर देवगढ़ उत्तर प्रदेश, गुंडेश्वर मंदिर महाराष्ट्र। ठीक है, तो देखिए आप इस तरह भी यहाँ जो है यूपी स्पेशल से आप निकाल सकते हैं कि दशावतार मंदिर जो कहाँ पे है? देवगढ़ उत्तर प्रदेश में। ठीक, अब मैं महत्वपूर्ण अभिलेख की बात करता हूँ। ये जितने महत्वपूर्ण अभिलेख दे रखे हैं, ठीक है, ये सभी की सभी इंपॉर्टेंट है, और ये जो शासक दे रखे हैं ये भी सभी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब क्वेश्चन बन जाए कि समुद्रगुप्त प्रयाग स्तंभ जो लेख है वो किससे संबंधित है? समुद्रगुप्त से। ठीक है, तो हाथीगुम्बा अभिलेख जो कि तिथि रही थी, यानी कुछ तिथि दी नहीं है इसमें, तो ये शासक जो है कौन? कलिंगराज खारवेल से संबंधित है। जूनागढ़ गिरनार अभिलेख रुद्रदामन, नासिक अभिलेख गौतम वलश्री, प्रयाग स्तंभ लेख समुद्रगुप्त, ऐहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय, मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्मन। ठीक है, और ग्वालियर अभिलेख की अगर बात की जाए तो प्रतिहार नरेश भोज, भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त। ठीक है, देवपाड़ा अभिलेख बंगाल शासक विजय सिंह संबंधित। नोट, अभिलेखों का अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो अभिलेखों के अध्ययन को कहा जाता है एपिग्राफी। ठीक है, क्या कहा जाता है? एपिग्राफी। ठीक है, तो दोस्तों हमने महत्वपूर्ण टू द पॉइंट नोट जो है यहाँ पर हमने देखी, एंशिएंट हिस्ट्री का पहला लेक्चर था। देखिए हम लोगों को ध्यान देना है क्या चीज़ें पढ़नी है, और उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्या चीज़ें नहीं पढ़नी है। ठीक है, तो साथ ही साथ जो है आपको प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन भी कराए जाएंगे। ठीक है, जिससे आपको पता चले कि किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम जो है वो पूछे जाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, जिससे उनका भी भला हो। और साथ ही साथ अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आपकी सब्सक्रिप्शन ही हमारी ताकत है। साथ ही साथ ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो का अपडेट्स आप सभी को सबसे पहले प्राप्त हो। अगर आप फेसबुक यूज़ करते हैं तो फेसबुक पेज को हमारे जो है ऑनलाइन स्टडी किंगडम को लाइक करें, और आपको अगर PDF चाहिए वीडियो की तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें। वहाँ पर जो है वीडियो की PDF आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी, वहाँ से डाउनलोड करके आप अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं। तो दोस्तों थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में।